आज हमारे पास क्रिएटर वरुण तेवतिया द्वारा तैयार किया गया एक बेहद शानदार ब्लूप्रिंट है और कुछ बहुत ही विस्तृत नोट्स मौजूद हैं। हाँ, और उनका ये ब्लूप्रिंट सच में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि हिंदी भाषा की ये जो विशाल इमारत है वो असल में किन ईंटों और पिलर्स से मिलकर बनती है। मतलब ये सिर्फ भाषा नहीं है, ये वाक्यों का स्थापत्य है, उनकी वास्तुकला है। और ये जो सेब वाला उदाहरण आपने दिया, ये असल में उस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सटीकता से दर्शाता है जो हमारे दिमाग के भीतर लगातार चलती रहती है। इन स्रोतों को डिकोड करते हुए जो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात सामने आती है वो ये है कि वाक्यों को केवल कुछ याद रखने वाले नियमों की सूची की तरह देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। राइट, मतलब वो कोई रटने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। वरुण तेवतिया के नोट्स बहुत स्पष्ट करते हैं कि वाक्य केवल शब्दों का कोई बेतरतीब ढेर नहीं है। ये एक पूर्ण विचार को व्यक्त करने वाली जीवित इकाई है। मतलब सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण समूह ही वाक्य कहलाता है। अच्छा। अगर शब्द व्यवस्थित नहीं है तो वो महज शोर है, कोई अर्थपूर्ण संवाद नहीं है वो, और हमारा दिमाग उस शोर को प्रोसेस करने से सीधा इनकार कर देता है। और मुझे लगता है यही बात इस चर्चा को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। मतलब हम दिन भर में हजारों वाक्य बोलते हैं लेकिन उनकी इस इंजीनियरिंग पर कभी ध्यान नहीं देते। सही बात है। ये जो विश्लेषण है ये उन सभी के लिए है जो सूचनाओं की गहराई में जाना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि हमारा दिमाग असल में भाषा को कैसे प्रोसेस करता है। हाँ, तो अगर हम इस वास्तुकला या आर्किटेक्चर की बात करें तो किसी भी इमारत को खड़ा करने से पहले हमें ये जानना होगा कि उसे सीधा और मजबूत रखने वाले स्तंभ कौन से हैं। बिल्कुल, नींव बहुत जरूरी है। हाँ, तो स्रोत सामग्री में वाक्य की अखंडता के लिए 6 अनिवार्य तत्वों या स्तंभों का जिक्र किया गया है। ये मुझे पूरी तरह से भौतिक विज्ञान या सिविल इंजीनियरिंग के उन नियमों की याद दिलाता है जो किसी पुल को गिरने से रोकते हैं। इस सिविल इंजीनियरिंग की एनालॉजी को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो वरुण तेवतिया के ब्लूप्रिंट में जिन 6 अनिवार्य तत्वों की बात की गई है, जैसे सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय, ये वो 6 पिलर्स हैं जो एक वाक्य को व्याकरणिक रूप से ढहने से बचाते हैं। इनमें से अगर कोई एक भी पिलर कमजोर हुआ तो बस वो जले हुए रबर वाला एरर दिमाग में पॉपअप हो जाएगा। चलिए फिर उस एरर को ट्रिगर करके देखते हैं। सबसे पहला स्तंभ है सार्थकता, जिसका सीधा सा मतलब है कि वाक्य में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का कोई अर्थ होना चाहिए। हाँ, बेमानी शब्द नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है कि हरीश पीनी खाता है। अब पीनी तो कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, डिक्शनरी में इसका कोई वजूद ही नहीं है। तो ये पिलर तो जमीन पर टिकने से पहले ही हवा में लटक गया। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही कोई पीनी सुनता है, दिमाग तुरंत अर्थ खोजने की कोशिश करता है और विफल हो जाता है। हाँ, दिमाग सोचता है कि ये क्या बोल दिया। बिल्कुल। लेकिन इसका जो दूसरा पिलर है, योग्यता, वो इससे भी एक कदम आगे की बात करता है। योग्यता का अर्थ है पदों या शब्दों का निश्चित अर्थ देने की क्षमता होना। क्षमता होना, अच्छा। मान लीजिए शब्दों का अर्थ तो है लेकिन उनमें वो काम करने की योग्यता नहीं है। मतलब अगर मैं कहूं कि हरीश आग पीता है, तो यहाँ हरीश का भी अर्थ है, आग का भी अर्थ है और पीने का भी अर्थ है। सार्थकता तो पूरी है, लेकिन क्या इंसान आग पी सकता है? लॉजिक या तर्क तो पूरी तरह से गायब है। बिल्कुल, भौतिक रूप से ये संभव ही नहीं है। इसलिए शब्दों में अर्थ देने की जो योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ पूरी तरह खंडित हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने इमारत में ईंटें तो असली लगाई हैं लेकिन वे ईंटें कागज की बनी हैं। अरे वाह, क्या उदाहरण है। कागज की ईंटें वजन नहीं सह सकती। सही कहा। इसके बाद जो तीसरा पिलर आता है वो थोड़ा मनोवैज्ञानिक है, आकांक्षा, जिसका मतलब है जानने की इच्छा। ओ, ये वाला तो मेरा पसंदीदा है। अगर मैं इसे अपने शब्दों में कहूं तो ये किसी टीवी सीरीज के उस सीजन फिनाले जैसा है जहां कहानी बिल्कुल चरम पर पहुंचती है और स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। बिल्कुल क्लिफहैंगर। हाँ, नोट्स में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि खिलाड़ी अंतिम गेंद पर आउट हुआ। अगर मैं किसी के पास जाऊं और सिर्फ इतना कहूं, खिलाड़ी अंतिम गेंद पर, और कमरे से बाहर चला जाऊं, तो वो बेचैन हो जाए। हाँ, जो भी इंसान मुझे सुन रहा होगा उसके दिमाग में एक भयंकर बेचैनी सी हो जाएगी। वो सोचेगा कि क्या अंतिम गेंद पर क्या हुआ, छक्का मारा, आउट हुआ, मैच जीता। ये जो बेचैनी है ना, यही आकांक्षा है।
मानवीय मस्तिष्क अधूरे पैटर्न से बहुत नफरत करता है, उसे क्लोजर चाहिए होता है। इसलिए एक पूर्ण वाक्य वो है जो सुनने वाले की जानने की इच्छा को पूरी तरह शांत कर दे, उसे बीच हवा में लटकता हुआ ना छोड़े। हाँ, समझ गया। इसके बाद आता है निकटता, जो पूरी तरह से समय और स्पेसिंग का खेल है। मतलब बोलते या लिखते समय शब्दों के बीच एक समान ठहराव होना चाहिए। अगर मैं हर एक शब्द के बीच 10 सेकंड का पॉज लूं तो सुनने वाला तो परेशान हो जाएगा। हाँ, वो अपना सिर पकड़ लेगा। शब्द वही है लेकिन उनके बीच की निकटता गायब है। बिल्कुल। और लिखते समय भी ठीक यही लागू होता है। शब्दों के बीच की दूरी तय करती है कि वो एक ही विचार का हिस्सा है या नहीं। इसके बाद 5वां स्तंभ आता है पदक्रम, यानी शब्दों का सही और तार्किक क्रम। हाँ, जो वरुण तेवतिया के नोट्स में गलत उदाहरण दिया गया है, राम है खाता, ये मुझे स्टार वॉर्स के मास्टर योडा की याद दिलाता है, जो हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। हाँ, सुनने में ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? बिल्कुल। हिंदी का अपना एक प्राकृतिक रिदम है, जैसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म और अंत में क्रिया। सही क्रम राम खाता ही होना चाहिए। लेकिन एक चीज है जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया यहाँ पर। क्या? जो छठा और आखिरी पिलर है अन्वय, मुझे ये थोड़ा ज्यादा तकनीकी लगा। स्रोत में जो उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने भोजन पकाई, मुझे पता है कि ये गलत है, सही उन्होंने भोजन पकाया होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे की असल इंजीनियरिंग क्या है? देखिए, इसे एक कानूनी अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझा जा सकता है। अन्वय का शाब्दिक अर्थ ही होता है मेल या अग्रीमेंट। एग्रीमेंट? हाँ, किसी भी वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष और काल के बीच एक अग्रीमेंट साइन होता है। अगर कर्ता पुल्लिंग और बहुवचन है तो क्रिया भी उसी रूप में होनी चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने भोजन पकाई में वो एग्रीमेंट टूट रहा है। बिल्कुल टूट रहा है, क्योंकि भोजन पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्रिया पकाया होनी चाहिए। अन्वय वो सीमेंट है जो बाकी के 5 स्तंभों को एक साथ बांध कर रखता है। क्या बात है। जब ये 6 यानी सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय एक साथ सही संतुलन में होते हैं, तब जाकर वाक्य की अखंडता पूरी तरह से स्थापित होती है। तो अगर ये 6 स्तंभ किसी वाक्य को ढहने से बचाते हैं, तो फिर इस इमारत के अंदर रहता कौन है? ये एक लाजमी सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। अब जब हमारे पास ये मजबूत ढांचा आ गया है, तो आइए देखते हैं कि वाक्य की शारीरिक रचना या एनाटॉमी असल में कैसी दिखती है। नोट्स में वाक्य के 2 मुख्य अंगों का बहुत ही स्पष्ट चित्र दिया गया है, उद्देश्य और विधेय। हाँ, उद्देश्य को इमारत की नींव कहा गया है, जिसके बारे में बात की जाए, और विधेय को उस नींव पर खड़ा ढांचा कहा गया है, जो उद्देश्य के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। ये किसी भी वाक्य का सबसे बुनियादी विभाजन है, कर्ता और उसका काम। दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसका मूल आधार यही रहता है। सही बात है। जैसे नोट्स का वो साधारण सा उदाहरण लें, अमरेंद्र आम खाता है। यहाँ पूरी स्पॉटलाइट अमरेंद्र पर है, तो अमरेंद्र उद्देश्य है और वो क्या कर रहा है? आम खाता है। ये जो बचा हुआ पूरा हिस्सा है वो विधेय है। यहाँ मैं एक छोटी सी चुनौती पेश करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। स्रोतों में जो उदाहरण है, जैसे अमरेंद्र आम खाता है या दीपा ने सबको दावत दी, इसमें उद्देश्य सिर्फ एक एक शब्द के हैं। अमरेंद्र या दीपा, ये बहुत आसान लगता है। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में हम ऐसे रोबोट की तरह बात तो करते नहीं हैं। क्या हो अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई एक व्यक्ति न होकर एक बहुत लंबा समूह हो? अच्छा, कोई उदाहरण दीजिए। मान लीजिए वाक्य है कि नीली शर्ट पहने हुए उस लंबे लड़के ने सबको दावत दी। अब यहाँ दावत देने वाला कोई एक शब्द नहीं है। क्या ये इतना भारी उद्देश्य वाक्य की नींव को अस्थिर नहीं कर देगा? ये एक बहुत ही शानदार अवलोकन है आपका, और इसका जवाब हमें वरुण तेवतिया के ब्लूप्रिंट में दिए गए उस महत्वपूर्ण पीले ध्यान दे वाले बॉक्स में मिलता है। वो बॉक्स, हाँ। व्याकरण इस भारीपन को कैसे संभालता है? उस बॉक्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उद्देश्य में कर्ता का विस्तार भी शामिल होता है। कर्ता का विस्तार मतलब सब्जेक्ट का एक्सटेंशन? बिल्कुल। व्याकरण कर्ता को सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं रखता। कर्ता की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होंगे वे सब उद्देश्य के ही हिस्से माने जाएंगे। अच्छा। तो आपके उदाहरण में नीली शर्ट पहने हुए उस लंबे लड़के ने, ये पूरा का पूरा लंबा वाक्यांश एक ही उद्देश्य कहलाएगा। नींव कितनी भी बड़ी या विस्तृत क्यों ना हो,
वाक्य का संतुलन विधेय के माध्यम से बना रहता है। ये भाषा का वो शॉक एब्जॉर्बर है जो बड़े से बड़े वाक्य को भी टूटने नहीं देता। ये वाकई कमाल की डिजाइन है। तो हमने 6 स्तंभ देख लिए उद्देश्य और विधेय के रूप में, फ्लोर प्लान भी समझ लिया। अब हम वर्गीकरण के महाढांचे या मैक्रो स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा, क्योंकि जब हम किसी भी इमारत को देखते हैं तो हम उसे 2 तरह से परखते हैं। पहला, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो बनी कैसे है, और दूसरा, उसका उपयोग क्या है, वो घर है, अस्पताल है या स्कूल है। बिल्कुल। भाषा को देखने का ये नजरिया बहुत ही तार्किक है। यह दोहरा वर्गीकरण भाषा के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से एक नया आयाम देता है। इस महाढांचे में वाक्यों को 2 मुख्य आधारों पर बांटा गया है। हाँ, पहला है रचना के आधार पर, जो वो इंजीनियरिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये तय करती है कि वाक्य का निर्माण कैसे हुआ है। इसके 3 अलग-अलग डिजाइन या भेद होते हैं। और दूसरा है अर्थ के आधार पर, जो असल में उस ढांचे के अंदर बसने वाली मानवीय भावनाएं, उद्देश्य और मनोविज्ञान है। और इसके 8 भेद होते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस इंजीनियरिंग वाले हिस्से का दरवाजा खोलते हैं, जिसमें 3 अलग-अलग डिजाइन मौजूद हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। हाँ, सरल वाक्य का गणित तो बहुत सीधा है, एक उद्देश्य और एक विधेय, एक कर्ता और एक क्रिया। जैसे वरुण तेवतिया के नोट्स में दिया है, सोहन ने भोजन किया। बहुत ही साफ सुथरा। हाँ, सबसे बेसिक ढांचा है ये। जैसे वो पढ़ने गया और खेलने लग गया। सही। यहाँ और लेकिन इसलिए जैसे पुलों का इस्तेमाल होता है, जो 2 अलग-अलग घरों को जोड़ते हैं। और जो तीसरा डिजाइन है वो है मिश्र वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी वास्तुकला थोड़ी अधिक जटिल होती है। इसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन दूसरा उस पर निर्भर या आश्रित उपवाक्य होता है। निर्भर होता है, अच्छा। हाँ, ये दोनों आपस में उन योजकों से जुड़े होते हैं जो एक तरह की शर्त या निर्भरता पैदा करते हैं, जैसे कि, जब तब, ज्यों त्यों। एक तरह से ये एक ऐसी इमारत है जहां पहली मंजिल का वजूद पूरी तरह से ग्राउंड फ्लोर पर टिका है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे नोट्स में उदाहरण है, राम को विश्वास है कि श्याम आएगा। श्याम का आना पूरी तरह से राम के विश्वास वाले हिस्से पर आश्रित है। एकदम सटीक एनालॉजी है आपकी। लेकिन यहाँ मैं आपको और इस पूरे ब्लूप्रिंट को थोड़ा रोकना चाहूंगा। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने इस स्रोत सामग्री को बहुत ध्यान से पढ़ा और मुझे एक ऐसी चीज मिली जो पहली बार में किसी को भी चकरा सकती है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे व्याकरण मेरे साथ कोई ट्रिक खेल रहा है। अच्छा, ऐसा क्या था? नोट्स में सरल वाक्य के अंदर एक अपवाद, एक एक्सेप्शन दिया गया है। वाक्य कुछ इस तरह है कि सौरभ और राहुल दोनों व्यायाम करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, इसमें और लगा हुआ है। हाँ। अभी 2 मिनट पहले हमने बात की कि और तो संयुक्त वाक्य का योजक है, वो पुल है जो 2 वाक्यों को जोड़ता है। तो फिर ये सरल वाक्य कैसे हुआ? क्या यह स्पष्ट रूप से एक संयुक्त वाक्य नहीं होना चाहिए? यही वो बिंदु है जहां अक्सर लोग व्याकरण के जाल में उलझ जाते हैं। ये सतह पर कुछ और दिखता है और गहराई में कुछ और। मतलब है कि उसमें 2 अलग-अलग स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए जिनमें 2 अलग-अलग क्रियाएं हो रही हों। अच्छा, जैसे सौरभ दौड़ा और राहुल ने व्यायाम किया, ऐसा कुछ? बिल्कुल, वो एक संयुक्त वाक्य होता। लेकिन नोट्स के उस अपवाद वाले उदाहरण में सौरभ और राहुल दोनों व्यायाम करते हैं। यहाँ 2 अलग-अलग काम नहीं हो रहे हैं। हाँ, काम तो एक ही है। काम सिर्फ एक हो रहा है, व्यायाम करना। यहाँ जो शब्द और है वो 2 वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, बल्कि वो सिर्फ 2 नामों को जोड़ रहा है। अरे हाँ, व्याकरण की तकनीकी भाषा में सौरभ और राहुल मिलकर एक संयुक्त कर्ता या कंपाउंड सब्जेक्ट बनाते हैं। ओह, मतलब वो दोनों मिलकर सिर्फ एक ही उद्देश्य या एक ही सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। यही इसका रहस्य है, क्योंकि यहाँ मिलकर उद्देश्य सिर्फ एक है और उनका विधेय यानी व्यायाम करना भी एक ही है, इसलिए योजक और होने के बावजूद यह एक सरल वाक्य ही रहेगा। क्या बात है! ये समझना वाकई में किसी छिपे हुए डिजाइन को डिकोड करने जैसा है। ये तो सच में दिमाग की बत्तियां जलाने वाला पल था। एक ही और शब्द है, लेकिन उसका फंक्शन पूरी तरह से बदल गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि काम एक हो रहा था।
इंजीनियरिंग का ये हिस्सा वाकई बहुत बारीकी से बनाया गया है। हाँ, बहुत सोच समझकर। अब जब ये कंक्रीट और ईंटों का ढांचा तैयार है तो ये देखना भी जरूरी है कि इंसान इस ढांचे पर अपनी भावनाओं का रंग कैसे चढ़ाता है, बिल्कुल। कैसे वो इसका इस्तेमाल अपनी आज़ादी, शक और मनोविज्ञान को व्यक्त करने के लिए करता है, यानी अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद। ये हिस्सा भाषा का सबसे इंसानी और मनोवैज्ञानिक पहलू है। ये 8 कार्यात्मक शैलियां मानवीय संचार का पूरा परिदृश्य कवर करती हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे आम है विधानवाचक या असर्टिव, जो एक साधारण कथन या बेस रियलिटी को स्थापित करता है। हाँ। जैसे पंकज एक होशियार छात्र है, या कांच टूट गया। ये एक स्थापित तथ्य की तरह काम करता है जहां कोई विवाद नहीं है। लेकिन विवाद तो तब शुरू होता है जब हम कहानी को पलटना चाहते हैं। हाँ। उसके बाद आता है निषेधवाचक यानी नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य, जैसे वो लाठी से चल नहीं पाएगी। यहाँ सिर्फ एक नहीं शब्द ने पूरी संभावना को ही खत्म कर दिया। हाँ, एक झटके में। फिर है प्रश्नवाचक, जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, सवाल पूछना, तुम कब तक सफल हो जाओगे। ये सामने वाले पर सीधा दबाव डालता है। और फिर आज्ञावाचक, जहां सत्ता या पावर डायनेमिक्स काम करते हैं, यहां मत बैठो, ये एक आदेश है। और अगर हम भावनाओं के चरम पर जाएं तो विस्मयवाचक वाक्य आते हैं। इनमें आश्चर्य, हर्ष या गहरा शोक झलकता है, जैसे वाह कमाल की जोड़ी है। ये वाक्य उस कमरे की ऊर्जा को ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। दूसरी तरफ इच्छावाचक वाक्य हैं, जिनमें हम शुभकामना या अपनी आंतरिक चाहत व्यक्त करते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें जल्दी से सफल करे। ये 6 तो काफी सीधे सीधे समझ में आते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी चालाकी भरे लगे वो थे आखिरी 2, संकेतवाचक और संदेहवाचक। वो दोनों बहुत खास हैं। संकेतवाचक वाक्यों में एक गहरी निर्भरता होती है। ये पूरा अगर तो वाला मामला है, जो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। नोट्स का उदाहरण है, यदि सोहन पास हुआ तो उसे लैपटॉप मिलेगा। हाँ, एक शर्त रख दी गई है। बिल्कुल, ये एक तरह का सौदा है। भविष्य में होने वाली एक घटना पूरी तरह से वर्तमान की एक शर्त पर निर्भर कर दी गई है। और अंत में जो आता है वो शायद संचार का सबसे शक्तिशाली टूल है, संदेहवाचक, जहां शक या संभावना होती है, शायद वो कल आएगा। इस एक शायद के पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान छिपा है। अच्छा, जरा सोचिए कि कैसे एक अच्छी तरह से चुना गया निषेधवाचक या संदेहवाचक वाक्य संचार की पूरी दिशा को ही बदल सकता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझाएं ना। एक साधारण बातचीत में एक संदेहवाचक वाक्य कैसे एक हथियार बन सकता है? मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में कोई बड़ी गलती हो गई। अगर कोई कहता है मुझसे ये गलती हुई है, तो ये एक विधानवाचक वाक्य है जो जिम्मेदारी लेता है। हाँ, एकदम स्पष्ट। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहता है शायद ये प्रक्रिया के दौरान कहीं गलत हो गया, तो क्या हुआ? शायद ने दोष को टाल दिया। राजनेता, पीआर टीमें और यहाँ तक कि हम अपने दैनिक जीवन में भी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए या सामने वाले के दिमाग में एक शक का बीज बोने के लिए संदेहवाचक वाक्यों का खूब सहारा लेते हैं। ओह, ये तो बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ अर्थ के आधार पर 8 प्रकार नहीं है। ये 8 अलग अलग मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं जिन्हें हम हर दिन बातचीत के मैदान में इस्तेमाल करते हैं। ये नजरिया बहुत ही गहरा है। मतलब व्याकरण सिर्फ सही या गलत लिखने तक सीमित नहीं है। ये इस बात का ब्लूप्रिंट है कि हम दूसरों के दिमाग को कैसे प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो आज हमने वरुण तेवतिया के इस बेहतरीन ब्लूप्रिंट के जरिए हिंदी वाक्य संरचना की एक लंबी और अद्भुत यात्रा की है। हाँ, बहुत मजेदार रही ये चर्चा। हमने देखा कि कैसे बेतरतीब शब्द जब सार्थक रूप में मिलते हैं तो एक जीवित वाक्य बनता है। कैसे 6 अनिवार्य स्तंभ सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय उसकी अखंडता बनाए रखते हैं, ताकि दिमाग को वो जले हुए रबर वाला 404 एरर ना मिले। हाँ। फिर हमने उद्देश्य और विधेय के रूप में उसकी अनाटमी देखी, जहां कर्ता का विस्तार बड़े से बड़े वाक्य का भार उठा लेता है। और उसके बाद हमने उस महाढांचे का विश्लेषण किया जो इस बात को परिभाषित करता है कि वाक्यों की इंजीनियरिंग कैसे होती है, रचना के आधार पर, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आते हैं। बिल्कुल। और फिर उनका उपयोग मानव मनोविज्ञान को साधने के लिए कैसे किया जाता है, अर्थ के आधार पर 8 विभिन्न कार्यात्मक शैलियों में। हाँ। इस ब्लूप्रिंट को इतनी गहराई से समझने के बाद
ये स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अब किसी लेख, भाषण या संवाद को सिर्फ पढ़ेगा या सुनेगा नहीं, बल्कि उसे एक आर्किटेक्ट की तरह डिकोड करेगा। सूचनाओं और नैरेटिव की बाढ़ वाले आज के इस दौर में ये व्याकरणिक ज्ञान हमें ज्यादा स्पष्ट रूप से सोचने और अपनी बात को ज्यादा रणनीतिक ढंग से रखने में एक मजबूत आधार देगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जब भाषा की इस वास्तुकला की समझ विकसित हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति अपने संचार का एक बेहतर डिजाइनर बन सकता है। वरुण तेवतिया के नोट्स ने वाकई व्याकरण को देखने का एक नया चश्मा दिया है। हाँ, एक बिल्कुल नया नजरिया। और इसी के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण के अंत पर पहुंच गए हैं। लेकिन इस चर्चा को यहीं छोड़ने के बजाय एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर भाषा हमारे विचारों को आकार देती है और वाक्य हमारे विचारों की इमारतें हैं, तो क्या जीवन भर केवल सीधे साधे सरल वाक्यों तक सीमित रह जाने से इंसान के सोचने का दायरा भी सिमट जाता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, ये विचार करने योग्य है कि अगली बार जब भी कोई संवाद होता है तो बोले गए शब्द सामने वाले के दिमाग में कौन सा महाढांचा खड़ा कर रहे हैं। फिर मिलेंगे भाषा और विचारों की एक नई गहराई को मापने के लिए।